मैग्नेट्स ऐसे ना होके जो इसके प्लेन में, बस करंट सेंसिटिविटी को रेजिस्टेंस से डिवाइड आ रही है, और इसका एम किधर होगा, इसके मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो हमने गैल्वेनोमीटर के बारे में एक चीज पढ़ी थी, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, करंट को डिटेक्ट करना, स्मॉल करंट को डिटेक्ट करना या स्मॉल करंट को मेजर करके देना। तो हमारे पास ना इस मैग्नेटिज्म को यूज करके भी हम लोग एक गैल्वेनोमीटर अपना तैयार करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है जी, वो दिखता कैसा है पहले मैं वो बना के दिखा देता हूं। मेरे पास ना दो मैग्नेट्स लगी होती हैं पहले तो, ये एक मैग्नेट की नॉर्थ पोल होती है, ये एक मैग्नेट की साउथ पोल होती है। ठीक हो गया। और फिर इसके बीच में एक सिलेंडर लगा देते हैं हम लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना। एक सिलेंडर है हमारे पास यहाँ पे, इसको सिलेंडर को हमने यहाँ पे लटका रखा है, और नीचे ना इसको एक टॉर्शनल स्प्रिंग से बांध रखा है। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत टॉर्शनल स्प्रिंग याद है, वो ये होता है टॉर्शन। देखो एक तो हो गया स्प्रिंग जिसको हम लोग बोलते हैं कि स्प्रिंग जिसको हम लोग खींच के इलोंगेट करके उसको कंप्रेस कर सकते हैं, एक तो ये स्प्रिंग हो गया। एक स्प्रिंग होता है जिसमें हम लोग उसको घुमा, बेसिकली टॉर्शन, ये उसको हम बोलते हैं टॉर्शन। जैसे मान लो एक कपड़ा है, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं तो हम बेसिकली उसके अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं टॉर्शन। समझ आ गई। या फिर एक मान लो यहाँ पे कपड़ा लटका दूं मैं, तो मैं कपड़े को ऐसे घुमा दूं कई बारी, फिर छोड़ दूं, क्या होगा, वो कपड़ा वापस घूम के आएगा अपनी जगह पे, क्योंकि उसके अंदर एक टॉर्क आ गई, एक टॉर्शन आ गई है, और फिर रीस्टोरिंग टॉर्क के कारण वो बेसिकली वापस घूम के अपनी जगह पे आएगा। ठीक है। तो यहां पे यही चीज है कि ये हमारा एपरेटस है सबसे पहले एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। ठीक है। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, उसका काम है, कोई भी गैल्वेनोमीटर का क्या काम है कि उसने डिटेक्ट करके देना है कि क्या तुम्हारे सर्किट में उसमें वायर में करंट है कि नहीं। तो मैं कहता हूं कि जिस वायर में तुमको देखना है ना करंट है कि नहीं, उस वायर को इस सिलेंडर पे ऐसे रैप अप कर दो। ठीक है, बेसिकली इस पे ऐसे रैप अप कर दिया मैंने, ये सिलेंडर है, अगर थोड़ी फील नहीं आ रही है तो ऐसे थोड़ा घुमा के ऐसे लगा देता हूं, तो ये हमारा एक सिलेंडर है। ठीक है, तो इसके ऊपर ना रैप अप कर देते हैं, ऐसे रैप अप कर दिया इसके ऊपर। समझ में आ गया सबको कैसे रैप अप कर दिया मैंने, ऐसे इसके ऊपर रैप अप कर दिया। अब यहां पे मैग्नेट्स का क्या काम है, क्या होने वाला है एग्जैक्टली, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुमको अभी तो ऐसा लग रहा है ना कि हाँ भाई बड़े से डब्बे डब्बे रख दिए हैं ये, ठीक है, ये एक्चुअली मैग्नेट्स की ना एक सिलिंड्रिकल सी शेप होती है। मैं इसका ना टॉप व्यू दिखाता हूं, अगर तुम इसको टॉप से देखोगे ना तुमको ये मैग्नेट्स ऐसी दिखेंगी, प्लीज इसको ध्यान से समझना। यू विल सी द मैग्नेट्स विल लुक समथिंग लाइक दिस। ऊपर से टॉप व्यू से ना ये मैग्नेट्स ऐसी दिखती हैं। बेसिकली ये जो तुमको बड़ी बड़ी ऐसे माउंटेन्स दिख रही हैं, ये अंदर से ना ऐसी हैं। तुमको तो सामने से दिख गई ये लाइन, पर अंदर से वो लोग ऐसी हैं। समझा कि अंदर से ये मैग्नेट वो ऐसे शेप लेके बैठी है, ये दोनों शेप से ऐसे कर्व्ड शेप अंदर से लेके बैठी। अच्छा ऊपर से देखूंगा तो ये सर्कल, जो सिलेंडर का जो टॉप व्यू भी दिखेगा मुझे, सिलेंडर का टॉप व्यू एक ऐसे सर्कल दिखेगा। ठीक है, और उसके ऊपर मान लो ये मेरा कॉइल ऐसे लिपटा हुआ है, ये मेरा कॉइल मुझे ऊपर से ऐसे लिपटा हुआ दिखेगा। सबको समझ में आया ना, व्हाट इज दिस, कि हमने ऐसा क्या अचीव कर लिया ये इसको सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स लेके, इस शेप की मैग्नेट्स ने क्या हमको ऐसा बेनिफिट दे दिया। एक्चुअली इसने हमको बहुत एक बड़ा बेनिफिट दे दिया, बहुत फायदा मिल गया। इसके चलते हम लोगों ने जो फील्ड तैयार कर ली है ना, एक रेडियल फील्ड तैयार कर ली, हमने रेडियल फील्ड तैयार कर ली। बिकॉज अगर ये मान लो मैग्नेट्स ऐसे ना होके सिंपल तुम्हारी मैग्नेट्स ऐसे होती,
तो फिर पता क्या होता, फिर इसके थ्रू ना फील्ड ऐसे जा रही होती सारी की सारी। अब फील्ड लाइन इसके ऊपर देखो कैसी बन रही है, नॉर्थ से परपेंडिकुलरली निकलेंगी, सीधा ऐसे चली जाएंगी, नॉर्थ से परपेंडिकुलर निकलेंगी, इधर चली जाएंगी, नॉर्थ से निकलेंगी ऐसी चली जाएंगी, नॉर्थ से निकलेंगी ऐसी चली जाएंगी, नॉर्थ से निकलेंगी परपेंडिकुलरली ऐसे चली जाएंगी। अब फील्ड लाइंस ऑब्वियसली एक नॉर्थ पोल से परपेंडिकुलर बाहर निकलती हैं, साउथ में परपेंडिकुलर एंटर कर रही हैं, तो मैंने अपनी फील्ड लाइंस को ऐसे क्रिएट कर लिया। ये बेनिफिट सिर्फ इससे क्या हो गया, इससे इससे ऐसा क्या फायदा आपको मिल गया, इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिल गया, वो अब तुमको दिखाने जा रहा हूं क्या फायदा। कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक मोमेंट कि मेरे पास अगर यहां पे एक लूप है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर आता था, सही है। अब अगर मेरे पास इसके प्लेन में कोई फील्ड होगी इस लूप के, तभी तो टॉर्क बनेगी एम क्रॉस बी। अगर ये फील्ड मेरी इसके परपेंडिकुलर हो जाए प्लेन के, मुझे जल्दी बता दो, अगर ये फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर हो जाए, क्या इसके कारण कुछ टॉर्क बनेगी, क्योंकि एम क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 0। यही हमने कल समझा था। तो ये काम करके ऐसा हो गया कि मुझे कम से कम एक फील्ड लाइन ऐसी जरूर मिल जाएगी जो कि मेरे इस लूप के प्लेन में आ रही होगी, और इनमें से वो कौन सी वाली फील्ड लाइन है, शायद तुमको समझ में आ रहा होगा, ये वाली फील्ड लाइन। ये वाली फील्ड लाइन इस लूप के प्लेन में आ चुकी है, कि ये लूप ऐसा है ना, तो एक फील्ड लाइन यहां से जाएगी और जो इस लूप के प्लेन में आ जाएगी, बाकी फील्ड लाइंस तो लूप के आर पार हो जाएंगी। क्या मुझे आर पार वाली से फायदा है, या फिर परपेंडिकुलर वाली या आर पार वाली से फायदा है कि जो उसके प्लेन में लाई कर रही है, उसके प्लेन में लाई कर रही है, ठीक है। सो बेसिकली एक रेडियल फील्ड बना के हमको यह फायदा मिल गया कि हमारा किसी मर्जी डायरेक्शन में घुमा दो इसको, एक फील्ड लाइन ऐसी जरूर, मान लो इसको थोड़ा ऐसे घुमा दिया, इसमें भी एक फील्ड लाइन है जो इसके प्लेन में लाई करेगी, कम से कम एक फील्ड लाइन ऐसी जरूर होगी जो कि इसके प्लेन में लाई करेगी, जिसके कारण इसके ऊपर क्या लगेगी, एक टॉर्क लगेगी। समझ में आया। तो मान लेते हैं एक फील्ड लाइन इसके प्लेन में, ये हमारे पास यहां पे क्या आ गई, इधर देखो, ये एक फील्ड लाइन आ गई विच इज बी, जो इसके प्लेन में जा रही है, और इसका एम किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर इसका एम है। जब मैं एम क्रॉस बी लगाऊंगा तो ये ऐसे घूमने लग जाएगा, सिलेंडर ऐसे घूमने लग जाएगा। जब ये सिलेंडर घूमेगा तो इसके अंदर क्या बनेगी, एक टॉर्शन बनेगी स्प्रिंग के अंदर, और टॉर्क बनेगी। टॉर्क का फॉर्मूला ड्यू टू टॉर्शन हमने पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर के अंदर, और वो फॉर्मूला हमारा होता था टॉर्क इज इक्वल टू, बहुत ही खतरनाक सा फॉर्मूला था, पाई ईटा आर 4 थीटा बाय 2l। पर क्या हमको इससे ज्यादा मतलब है, नहीं, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो टॉर्शनल कांस्टेंट होता है, तो मैं इतना खतरनाक काम नहीं करूंगा, मैं सिंपल कहूंगा टॉर्क इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ थीटा, वेयर सी इज सम कांस्टेंट विच इज नोन एज टॉर्शनल कांस्टेंट। ठीक हो गया। अब देखो टॉर्क, टॉर्क का कल हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी, और आई कैन से एम बी साइन थीटा। अब जल्दी बता दो, ये जो इसके अलोंग है और जो एम है, कितना एंगल है इन दोनों में, 90 डिग्री, तो एम बी साइन 90 इज इक्वल टू सी थीटा। एम का फॉर्मूला क्या होता है, आई ए इंटू एन इंटू यहां पे लगा हुआ है बी, साइन 91 हो गया सी थीटा। अब ध्यान से देखना है, एक एक चीज को ध्यान से देखते हैं। व्हाट इज आई, करंट, इसको बाद में बात करते हैं। सबसे पहले थीटा, थीटा है कि हमारा स्प्रिंग ने कितना, ये हमारा सिलेंडर कितने एंगल से रोटेट किया। अब जब मैंने यहां पे रखा इसको, मैं मेजर कर लूंगा कितने ने किया, कि क्या इसने 30 डिग्री घुमा, क्या इसने 15 डिग्री घुमा, या फिर इसने 50 डिग्री घुमा, कितना ये रोटेट किया, दैट आई विल मेजर। मेजर तो कर ही लेंगे एंगल को, तो थीटा में मेजर कर सकता हूं, ठीक है। टी मुझे गिवन होगा क्योंकि ये कांस्टेंट फॉर टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग है, मुझे पता होगा, मेरा स्प्रिंग है तो मुझे पता होगा भाई, क्योंकि मेरा ही अपरेटस है ये। फिर आते हैं बी के ऊपर, अगेन मेरी मैग्नेट्स हैं, मुझे पता है कि कितनी फील्ड बनाई है इन्होंने। व्हाट इज एन, नंबर ऑफ लूप्स, मैंने ही तो रैप किया था तो मुझे पता है नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं। व्हाट इज ए, एरिया, एरिया कितना है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगेन मेरा अपरेटस है, मुझे पता है एरिया कितना है। तो बाकी क्या रहेगा, सिर्फ करंट, करंट बाकी रह गया। सब कुछ पता है हमको, करंट निकाल दिया करेंगे, दैट इज इट, दिस वॉज द होल पॉइंट।
समझ में आ गया? ओके, यहां पे आई कितना निकल के आ गया हमारे पास? फॉर्मूला क्या बोलता है? आई इज इक्वल टू सी अपॉन एन ए बी। ठीक है, अच्छा मैं ना इसको ऐसे याद किया करता था, इस चीज को मैं इसको ऐसे याद रखता हूं कि नबी इज इक्वल टू सी थीटा। इसको ऐसे याद रखता हूं, नबी एन ए बी आई इज इक्वल टू सी थीटा। कभी नहीं भूलोगे, नबी इज इक्वल टू सी थीटा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब तुमको अगर यहां से करंट निकालना है तो करंट का फॉर्मूला क्या बन गया तुम्हारे पास? आई इज इक्वल टू सी अपॉन एन ए बी इंटू थीटा। यू कॉल दिस थिंग, इसको हम सी अपॉन एन ए बी को एक नाम देते हैं गल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गल्वेनोमीटर कांस्टेंट ये नाम होता है। सी अपॉन एन ए बी इज नोन एज गल्वेनोमीटर कांस्टेंट। एंड ऑल्सो इसको उल्टा अगर तुम कर दोगे तो क्या बन जाएगा? थीटा इज इक्वल टू, उसको उल्टा उधर ले जाओ, एन ए बी अपॉन सी टाइम्स ऑफ आई। ये हो जाता है हमारे पास, ठीक हो गया? एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एन ए बी अपॉन सी इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। बस ये टर्म्स हैं, ये तुमको याद करनी होंगी। करंट सेंसिटिविटी, ठीक हो गया? एंड एक आखिरी टर्म हमारे पास होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर तुम करंट सेंसिटिविटी को रेजिस्टेंस ऑफ द लूप से डिवाइड कर दोगे तो वो मिल जाता है तुम्हारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये सेंसिटिविटी है, यहां पे टी आई मिस कर दिया मैंने, सेंसिटिविटी। ठीक हो गया? बस करंट सेंसिटिविटी को रेजिस्टेंस से डिवाइड करके वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब यहां पे ना एक क्वेश्चन आता है, आखिरी की बात बता रहा हूं, यहां पे क्वेश्चन आता है कई बारी कि अगर तुमने नंबर ऑफ लूप्स को डबल कर दिया, व्हाट इज योर इंपैक्ट ऑन द करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी? क्या आंसर करोगे? कि अगर तुमने n को डबल कर दिया, नंबर ऑफ लूप्स को डबल कर दिया, नंबर ऑफ लूप्स को डबल कर दिया, तो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या इंपैक्ट आएगा? क्या जवाब दोगे? कोई फर्क नहीं आएगा। n को डबल कर दिया, अबे सुन तो लो यार, क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूं कि n को मैंने डबल कर दिया, व्हाट विल हैपन टू दिस क्वांटिटी? n को मैंने डबल कर दिया, व्हाट विल हैपन टू दिस क्वांटिटी? ये क्वेश्चन है। हाँ जी, वो भी डबल होना चाहिए दोनों चीजें। एक्चुअली इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर ये है कि n को डबल करने से हाँ करंट सेंसिटिविटी हो जाएगी डबल, ये सही है, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल नहीं होती। सर ये क्यों? दोनों में तो n न्यूमरेटर में है, क्योंकि इसमें r भी डबल हो जाएगी। अगर मैंने नंबर ऑफ लूप्स डबल कर दिए तो वायर भी तो लंबी होगी, रेजिस्टेंस भी तो डबल होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं तुम लोग को। इफ नंबर ऑफ लूप्स आर इंक्रीज्ड, ठीक है, इफ n इज डबल्ड, current sensitivity will double but voltage sensitivity remains same as R has also doubled. समझ में आ गया? ठीक है, क्या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। चलो तो कल मिलते हैं।